अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। आज हम बीएलएलबी एंट्रेंस 26 का जो है हिस्ट्री का चैप्टर लेक्चर नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा है यूट्यूब के ऊपर या ऑनलाइन जो हम लेक्चर दे रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसका मैं पीडीएफ भी बाद में शेयर करूँगा ग्रुप पे। तो आज हमारी शुरुआत होती है वैदिक सिविलाइजेशन से। वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये इंडिया की एक बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन है। इस पीरियड के दौरान हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई। अगर हम शुरुआत में देखें तो वैदिक एज वाज बिटवीन 1500 बीसी टू 600 बीसी। तो ये सेकंड जो है मेजर सिविलाइजेशन है आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 1400 बीसी में डिसअपियर हुई थी। तो उसके बाद जो सिविलाइजेशन हमें मिलती है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के बारे में बताएं कि वेदास वर कंपोज्ड इन दिस पीरियड एंड दिस गिव्स दिस एज द नेम। इसी दौर में जो है वेदास जो है कंपोज हुई। वेदास को कंपोज किया गया जो हमारे बड़े एंशंट बुक्स मानी जाती है इंडिया की, जैसे ऋग्वेदा है, अथर्ववेदा है, सामवेदा है या यजुर्वेदा है। तो इसीलिए इसको वैदिक पीरियड कहते हैं। सो क्योंकि जो वेदास है दे आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरा। वैदिक एज स्टार्ट होती है जब यहाँ पे आर्यन आए, जिनको इंडो आर्यन भी कहते हैं। हालांकि इंडो आर्यन की जो माइग्रेशन हुई थी वैदिक सिविलाइजेशन में, उसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन है। द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यनस द मैटर ऑफ डिबेट, बिकॉज डिफरेंट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि जो आर्यनस थे वो कहाँ से आए थे। एक हमारे स्कॉलर है मैक्स मुलर जो कहते हैं कि ये कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया से आए थे। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि रशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो उनका ओपिनियन है कि आर्यनस जो है ये आर्टिक रीजन से आए थे। तो आर्या का मतलब होता है नोबल। और ये आर्यन जो थे दे स्पोक संस्कृत लैंग्वेज, इनको संस्कृत लैंग्वेज जो बोलते थे ये। और इनकी जो लाइफ थी दैट वाज सेमी नोमैडिक, यानी ये नोमैडिक लाइफ, एक रूरल लाइफ गुजारते थे। जिस तरह से हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी अर्बनाइज्ड थी, बड़ी मॉडर्न थी, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये एक अर्बन लाइफ थी, रूरल लाइफ थी और यहाँ पे नोमैडिक लाइफ थी। अक्सर लोग यहाँ पे जो है कहते हैं कि वैदिक सोसाइटी वाज अ पेस्टोरल सोसाइटी, यानी यहाँ पर लोग ज़्यादा कैटल को पालते थे, जानवरों को पालते थे। और ये कंसिडर करते थे जिसके पास जानवर ज़्यादा है तो उसको ये गोमत बोलते थे, यानी अमीर आदमी। तो इसलिए पहचान होती थी सोसाइटी में अमीर आदमी की इस चीज़ से कि जिसके पास ज़्यादा जानवर होते हैं। तो इस तरह से वैदिक सोसाइटी में एक और चीज़ हमें मिलती है, दैट इज़ वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये 4 कैटेगरी जो है ये कास्ट, डिफरेंट कास्ट्स है और इनके डिफरेंट प्रोफेशनल्स थे। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स एंड प्रीस्ट्स वर कॉल्ड ब्राह्मणस, जो टीचर और प्रीस्ट होते थे इनको ब्राह्मण कहते थे। रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स वर कॉल्ड क्षत्रियास। रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स में होते थे इनको क्षत्रियास बोलते थे। फार्मर्स, मर्चेंट्स और बैंकर्स जो है यानी बिजनेसमैन, जो कारोबारी लोग थे, इनको वैश्यास बोलते थे। और आर्टिजन और लेबरर्स जो है वो उनको शूद्रास बोलते थे, यानी इनको प्रोफेशन के नाम से जाना जाता था। सबसे टॉप पे जो कास्ट थी दैट वाज ब्राह्मण और सबसे लोवेस्ट कास्ट मानी जाती थी शूद्रा, जिनको आजकल भी हम अनटचेबल या शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। तो वैदिक सोसाइटी की बात अगर करें तो कहते हैं कि ये जो आर्यनस थे दे केम फ्रॉम खैबर पास, ये खैबर पास से आए थे। तो वैदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है लिटरेचर के हवाले से होती है, क्योंकि जो वेदा है ये बेसिकली विद से निकला है, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी वेदास स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे 4 वेदास हमारे पास है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो इनमें अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम बात करें ऋग्वेदा की तो अर्ली वैदिक एज है उसमें पैदा हुआ था। और इस तरह से जो है लेटर वैदिक एज में जो है अदर 3 जो है वेदास है या यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, ये वहाँ पे जो है पैदा हुए थे। ऋग्वेदा जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, इसको कहा जाता है दुनिया की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। यजुर्वेदा जो है इट डील्स विद वेज टू परफॉर्म रिचुअल्स, इसमें रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन जो होते थे इनके बारे में बात की गई है। इसी तरह अगर हम सामवेदा की बात करें तो इट डील्स विद म्यूज़िक, इसमें म्यूज़िक के बारे में, क्लासिकल म्यूज़िक जो इंडिया का है, क्योंकि कहते हैं इंडियन म्यूज़िक इज सेड टू बी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सामवेदा, कि इंडियन म्यूज़िक जो है वो सामवेदा से ही निकला था। अब बात करेंगे अथर्ववेदा की, तो अथर्ववेदा जो है इट कंटेन्स सिंपल एज ए मैजिकल फार्मूला, इसमें मैजिक के बारे में बोला गया था। और कहा जाता है कि जो ग्रेट एपिक्स ऑफ महाभारत और रामायण है ये भी इसी दौर में कंपोज हुए थे, जो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कहानी मानी जाती है, एक बहुत बड़ा जो है एपिक माना जाता है। हालांकि मिथ है महाभारत और रामायण, तो इसके बारे में भी यही इसी दौर में ये पैदा हुआ था, बनाया गया। तो ये हो गया वेदास।
वैदिक पीरियड के बारे में। अब इसके बाद जो सबसे और एक बड़ी एम्पायर हमें मिलती है वो है मौर्यन एम्पायर, जिसका फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनास्टी। और मौर्यन डायनास्टी जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट डायनास्टी इन आवर कंट्री, इन आवर हिस्ट्री। इसके बगैर जो है हमारी हिस्ट्री अधूरी रहती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वो पटना मॉडर्न बिहार जो है आजकल है वहाँ पर 340 BC में पैदा हुआ था, और उसी ने ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई। कौटिल्य इसका टीचर था जिसने इसको जो है गाइडेंस की, जिसकी वजह से ये जो है इतना कुछ हासिल कर सका। क्योंकि जो धना नंदा वार हुआ जिसमें इसने बहुत सारी एम्पायर्स को हरा दिया, और फिर 321 में इसने अपनी एम्पायर खड़ी कर दी। और बाद में ये वहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने बंगाल, आसाम, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर, नेपाल जो है दक्कन तक जो है साउथ तक ये पहुंचा था, और एक बहुत बड़ी एम्पायर इसने बनाई थी। तो इस एम्पायर के पीछे दिमाग था चाणक्य का, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी जिसमें पॉलिटिक्स के हर एक जो है ट्रिक्स बताई गई थी। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को बाद में सब उसने सारी दुनियाई काम छोड़ दिया, और वो एक मॉन्क के साथ चला गया, जहाँ पर 23 साल हुकूमत करने के बाद उसने जो है सुसाइड किया। सुसाइड इसको नहीं कहेंगे, बल्कि ये बेसिकली एक सिस्टम है इन बुद्धिस्ट्स का, जिसको सलीख खाना कहते हैं, जिसमें एक इंसान अपनी मर्जी से जो है अपनी मौत चुनता है। तो इसके दरबार में मेगास्थीनस जो था एक ग्रीक एम्बेसडर भी रहता था। वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसकी हिस्ट्री का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने बहुत बड़ी एम्पायर कंप्लीट कर ली, लेकिन तेलंगाना जो साउथ में एक जगह है उड़ीसा के अंदर, उस जगह तक वो नहीं पहुंच पाया। और इस तरह से उसका जो दौर था 321 से लेकर 297 तक एंड होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसारा जो है वो किंग बन जाता है, और वो अपने बाप की तरह ही एक बहादुर किंग रहता है, और वो अपनी एम्पायर को बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसका जो मिनिस्टर था वो था कौटिल्य, जिसने इसको भी गाइड किया अपने बाप की तरह, और उसने 16 किंगडम्स को जो है उनके रूलर्स को हराया और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और अंडर द मौर्यन एम्पायर अंडर हिम द मौर्यन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द होल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सेप्ट कलिंगा। ये भी उड़ीसा तक, तेलंगाना तक नहीं पहुंच पाया, बाकी सारा जो है सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल उसने अपने कब्जे में कर लिया। ही रूल्ड फ्रॉम 297 टू 273 BC। और उसके दरबार में जो एक ग्रीक एम्बेसडर था उसका नाम था डेमेचस। तो इस तरह से जब उसकी मौत हुई तो उससे मौत से पहले ही अशोका को उज्जैन का गवर्नर बनाया था। अशोका कौन था? ये इसका बेटा था। पहले यहाँ बात करेंगे चाणक्य की। चाणक्य जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है मौर्यन डायनास्टी के अंदर। क्योंकि चाणक्य या कौटिल्य कहें हम, ही वॉज द टीचर ऑफ मौर्य हु वॉज ऑल्सो हिज चीफ मिनिस्टर। ही वॉज द टीचर एंड स्कॉलर एट टक्सला। टक्सला जो एक विश्वविद्यालय था, एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे वो पढ़ाता था। उसके दूसरे नाम को से भी उसको लोग जानते हैं, वैष्णुगुप्ता और कौटिल्य। ये 3 नाम इसके हैं, वैष्णुगुप्ता, कौटिल्य और चाणक्य। तो इसका क्या काम था बेसिकली? उसके नाम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाती है कि ही हैज़ रिटन ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक विच इज़ कॉल्ड अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र किताब जो उसने लिखी है, जिसको बाद में रमेश्त्री ने 1905 में जो है इसको डिस्कवर किया। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ, और इसमें जो है 15 बुक्स है, 180 चैप्टर्स है, जिसमें किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, डिप्लोमेसी ऑफ वॉर, इन सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे डिस्कस की। स्क्रीन मिनिस्टर्स क्या होती है, स्पाइस क्या होती है, ड्यूटीज ऑफ किंग, एथिक, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मेडिसिन, फॉरेस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और इस अर्थशास्त्र को कहा जाता है मैकियावेली का प्रिंस, क्योंकि मैकियावेली जो था एक मॉडर्न पॉलिटिकल फिलासफर है वेस्टर्न कंट्रीज का। तो चाणक्य को भी कहा जाता है इंडियन मैकियावेली, क्योंकि इसने भी एक बुक लिखी है प्रिंस की तरह, जो गाइड करती है रूलर्स को, जिसने गाइड किया मौर्यन डायनास्टी को। तो ये बीच में हमें इसके बारे में बात करनी पड़ी। अब हमें देखते हैं लास्ट रूलर जो था इस मौर्य डायनास्टी का, वो था अशोका। अशोका का एक जो है बहुत बड़ा ग्रेट किंग माना जाता है इंडिया का। अशोका वाज द मोस्ट फेमस मौर्यन किंग एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द वर्ल्ड। हिज एम्पायर इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसकी जो एम्पायर थी वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो अफगानिस्तान जो प्रेजेंट है, ये सारा इसके कंट्रोल में था। और उसकी जो कैपिटल थी दैट वाज पाटलिपुत्रा, जिसको आजकल पटना कहते हैं। तो बिंदुसारा की मौत के बाद जो है ये जो है रूलर बना, लेकिन आसानी से नहीं बना। 4 साल तक इसको लड़ना पड़ा, और कहते हैं कि इसको अपने भाइयों से लड़ना पड़ा, और जिसमें इसने 99 ब्रदर्स को जो है मार दिया, और उसके बाद ये तख्त पे बैठा। और उसके बाद इसने अपनी एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है
तेलंगाना वार का, जो 261 में हुआ। तेलंगाना जैसे आपको पता है कि ये एक ऐसी प्लेस थी जो उड़ीसा के अंदर थी, जिसको इसका बाप यानी बिंदुसारा भी फतह नहीं कर पाया और ना इसका ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अशोका बड़ा बहादुर था, बड़ा पावरफुल किंग था, इसके पास बड़ी आर्मी थी। तो व्हेन अशोका बिकेम द किंग, तेलंगाना वाज द ओनली किंगडम विच वाज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल। तो तेलंगाना वाज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज कंट्रोल, इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स। तो इसलिए अशोका ने तेलंगाना के ऊपर अटैक किया और ये ब्रूटल अटैक था जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई और इस दौरान काफ़ी लाशें वहाँ पे बिछ गई, जिस वजह से जो है इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अशोका। अशोका के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब उसने डिस्ट्रक्शन देखा, जब उसने सफरिंग्स देखी, जब उसने मौत का नज़ारा देखा, तो वो काफ़ी मायूस हुआ और उसने ये सारी चीज़ें छोड़ दी और वो बुद्धिज़्म की तरफ चला गया। एंड ही डिवोटेड हिज रेस्ट ऑफ लाइफ सर्विंग द पीपल। वो अपने लोगों के लिए जो है काम करने लगा। दैट इज़ वाई जब उसने फिर उसके बाद जो है उसकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। एंड ही डिड मेनी थिंग्स विच आर स्टिल रेलिवेंट इन इंडिया। जैसे अशोका का जो धर्मा है, अशोका का जो पॉलिसी बनाया उसने, ही बैनड एनिमल सेक्रीफाइस, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स के बारे में उसने बात की, धर्मशाला उसने बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, सराइज बनाई थ्रू आउट हिज किंगडम। अपनी पूरी जो रियासत थी उसकी, उसके अंदर उसने बुद्धिज़्म जो है इस मज़हब को प्रमोट किया। कहते हैं कि 250 BC में पाटलिपुत्रा में बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई, जहाँ पर बहुत सारे दुनिया भर से बुद्धिस्ट्स आए थे और बाद में अशोका ने इन बुद्धिस्ट मिशनरीज को दुनिया के अलग अलग तरफ भेज दिया बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए। तो बुद्धिज़्म को फैलाने में अशोका का एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन लास्ट ईयर्स उसके लाइफ के बहुत अच्छे रहे, क्योंकि वो लोगों की खिदमत करता रहा और जो उसने वॉर वगैरह इस सब से तौबा कर ली। उसने कहा कि अब वो कोई से आगे से कोई जंग नहीं लड़ेगा और फिर वो पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में लग गया। तो इस तरह से ये जो है मौर्य डायनास्टी का जो आज हमने डिस्कस किया था, तो ये मौर्य डायनास्टी जो है इसी तरह से एंड हो जाती है। अब इंशाल्लाह आगे हमारा थर्ड लेक्चर आएगा, उसको आप ज़रूर लेके अब ये टच हो जाएगा। पहला लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, दूसरा लेक्चर भी मैं इंशाल्लाह करूँगा कभी। तो फिलहाल मैं ग्रुप में इसको डाल रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है। और इसके बाद थर्ड लेक्चर जो है वो भी ऑलरेडी वो हमने उनके साथ शेयर किया है। तो बाकी आगे ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आप इसको देखिए रहे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।